स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस बायो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो आज की इस वीडियो में हम नियंत्रण एवं समन्वय को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर से संबंधित जो भी टॉपिक है सारे टॉपिक को धीरे धीरे 1 बाय 1 कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो है इस चैप्टर का आपको नोट्स भी दिया जाएगा। अभी जो आप पीछे देख रहे हैं ये पीडीएफ नोट्स है जो जिससे आपको हम पढ़ाने वाले हैं। आप क्लास ख़त्म होने के बाद क्या करिएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक से आप इस पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे बैठकर काफ़ी अच्छे तरीक़ा से पढ़ सकते हैं। और ये जो नोट्स है आपको फ्री में मिलेगा। और या तो आप इस नोट्स का पीडीएफ निकलवा सकते हैं या अपने कॉपी पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम समझेंगे, उसका नाम का अर्थ क्या है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। उसके बाद में हम लोग चैप्टर के टॉपिक को डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि नियंत्रण क्या है। तो हम जो भी काम करते हैं जैसे कि बोलना हो गया, लिखना हो गया, चलना हो गया, तो इन सारे कार्यों को करने के लिए हमारे शरीर में जो है एक अंग पाया जाता है जिसको बोलते हैं मस्तिष्क। और वही मस्तिष्क क्या करता है कि इन सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। और इन सारे कार्यों को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। अगर इन सारे कार्यों को अगर नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो हम लोग कहीं पे बोल रहे हैं तो बोलते ही रह जाएंगे, कहीं पे लिख रहा है तो लिखते ही रह जाएंगे, तो वो तो शरीर में गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हमारे लिए जो है नियंत्रण काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, तो वही दिया गया है कि कोई भी क्रिया चलना, लिखना, बोलना को करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अगर अगर कोई इसको नियंत्रित नहीं करेगा तो ये काम जो है सही तरीका से, सही ढंग से नहीं हो पाएगा। और इन सारे कार्यों को करने के लिए हमारे शरीर में एक अंग होता है मस्तिष्क, जो इन सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि समन्वय क्या है। समन्वय को समझने के लिए आप सिंपल समझिए कि एक परिवार जो होता है, एक फैमिली जो होता है, उसके अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं और सारे सदस्य जो है आपस में मिलजुल कर काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, तब जाकर जो है एक परिवार चलता है। उसी परिवार का कोई सदस्य अगर सही से काम नहीं करता है मिलजुल कर, तो उस परिवार का जो है टुकड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा शरीर एक परिवार की तरह है और उनमें हमारे शरीर में जो भी अंग पाए जाते हैं जैसे कि छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, हृदय हो गया, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, ये सारे अंग हैं। तो ये सारे अंग आपस में तालमेल बनाकर, यानी कि दोस्ती बनाकर सब काम करते हैं। इसीलिए जो है हम जीवित रह पाते हैं। इन्हीं अंगों में से कोई अंग अगर काम करना बंद कर दे तो हम लोग जो है जीवित नहीं रह पाएंगे। तो यानी कि इन सारे अंगों में तालमेल मिलाकर कार्य को करवाना ही क्या है, समन्वय है। और समन्वय में भी जो है मस्तिष्क का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, और भी बहुत सारे भूमिका है और भी भूमिका है बहुत सारे तंत्रों का, लेकिन अभी उसको हम नहीं देखेंगे। तो इस समन्वय का कार्य में मस्तिष्क का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो इसीलिए नियंत्रण भी काफ़ी आवश्यक है हमारे लिए और समन्वय भी काफ़ी आवश्यक है हमारे लिए अगर जीवित रहना है किसी जीव को तो। ठीक है, और नियंत्रण एवं समन्वय एक गुण है किसका, सजीव का, जो सजीव के अंदर देखने को मिलता है। तो वही दिया गया है कि शरीर में अंगों के द्वारा किया गया काम में तालमेल यानी कि समन्वय भी काफ़ी करना भी काफ़ी आवश्यक है। पौधे एवं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय भिन्न प्रकार से होता है। पौधा में और जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य करने का जो तरीका है वो बिल्कुल भिन्न है। जैसे कि मानव में होता है मस्तिष्क जो बहुत सारे क्रियाओं को नियंत्रित करता है, लेकिन पौधा के अंदर हमको मस्तिष्क देखने को नहीं मिलता है। तो उनमें जो नियंत्रण एवं समन्वय होगा वो भिन्न प्रकार से होगा और मानव के अंदर जो नियंत्रण एवं समन्वय होगा वो भी जो है भिन्न प्रकार से होगा।
ठीक है। इसीलिए लिखा गया है कि पौधे एवं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है, भिन्न प्रकार से होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से होता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब फर्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का है उद्दीपन। तो आइए समझते हैं कि उद्दीपन है क्या। तो मान के चलिए कि आप घर पे सोए हुए हैं, काफी अच्छा नींद आपको आ रहा है, और कोई आपका घर का कोई बच्चा आया जो काफी छोटा है और आकर आपके कान में कस के चिल्ला दिया। तो इस कारण से क्या होगा कि आप जग जाइएगा, आपका नींद जो है खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको गुस्सा भी आएगा। तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो उद्दीपन क्या है, उद्दीपन हमारे अगल बगल में हो रहे बदलाव है, और जिस बदलाव कारण से क्या करते हैं, हम अनुक्रिया करते हैं। तो आप जो सोए हुए थे आराम से, उसमें बदलाव ये आया कि एक ध्वनि आया। तो ध्वनि क्या है, आपके लिए उद्दीपन है, वो आवाज जिस कारण से क्या किए, आप जग गए, यानी कि आप अनुक्रिया किए। तो यानी कि हमारे पर्यावरण में हो रहे बदलाव को ही उद्दीपन कहते हैं, जिसके कारण से जो है हम अनुक्रिया करते हैं। जैसे मान के चलिए अभी गर्मी का दिन है, आप शर्ट पहन के रखे हैं, आप धूप में गए, आपको गर्मी लगा, आप तुरंत शर्ट को खोल दिए और जाके कहीं ठंडा ठंडा जगह पे बैठ गए। तो ये उद्दीपन क्या है, ये उद्दीपन, ये ऊष्मा है, ये तापमान है, जिसके कारण से आप क्या किए हैं, अनुक्रिया किए हैं, क्रिया किए हैं। उसी प्रकार से आप मान के चलिए कि कहीं पे खड़े हैं, कोई आगे से आया, टॉर्च जला रहा है आपके आंख में, या मोबाइल का फ्लैश जलाएगा, आप तुरंत आंख बंद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे उद्दीपन वो टॉर्च है, वो प्रकाश है, जिस कारण से क्या किए हैं, आप अनुक्रिया किए, यानी कि आप अपने आंख को बंद कर लिए हैं। तो उद्दीपन वह कारक है जिसके कारण से जो है अनुक्रिया होता है। और उद्दीपन का एग्जाम्पल ध्वनि हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, कोई रसायन, कोई केमिकल हो जाएगा, स्पर्श कोई छू रहा है, उस कारण से भी उद्दीपन होता है। ऐसे मान के चलिए कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, पीछे से अगर कोई हमको टच करेगा, तुरंत हम पीछे की तरफ देखेंगे, तो ये टच जो किया वो उद्दीपन था, जिस कारण से हम क्रिया किए, यानी अनुक्रिया करके पीछे देखे कि कौन है। उसी प्रकार से दिया गया है। तो देखिए, पर्यावरण में हो रहे बदलाव को उद्दीपन कहते हैं, जिसके कारण कोई जीव अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया नहीं कहने का अर्थ है क्रिया, कोई काम करता है। ठीक है, उद्दीपन वह कारक है जिसके कारण अनुक्रिया होता है, यानी कि वह कारक, वह फैक्टर जिसके कारण से हमको क्रिया करना पड़े, वो सब क्या है, उद्दीपन है। अब एग्जाम्पल के लिए तापमान बताए हैं कि ज़्यादा मान के चलिए कि ठंडी का दिन है, कपड़ा कम पहने थे, तुरंत जो है कप कॉपी पकड़ने लगता है। तो ये कप कॉपी जो हो रहा है वो क्या है, वो अनुक्रिया है। और वो तापमान जो कम हो गया वो क्या है, उद्दीपन है। प्रकाश का आपको एग्जाम्पल दिए थे, ध्वनि का भी एग्जाम्पल दिए, सोए हुए हैं तो कोई कान में आके हल्ला कर दिया, इस कारण से भी आपका नींद खत्म हो जाएगा, तो वो भी उद्दीपन है। सुगंध, तो आइए समझते हैं सुगंध के बारे में। मान के चलिए कि आप घर पे हैं और आप अपने रूम में हैं, आपकी मम्मी काफ़ी बेहतरीन खाना बना रही है, मान के चलिए कि मीट बना रही है, तो आप तुरंत सुगंध को सुनिएगा, और सूंघते सूंघते क्या करिएगा कि अपने रूम से निकलकर जो किचन है वहां तक पहुंच जाइएगा। तो वो सुगंध जो है क्या है, आपके लिए उद्दीपन था, जिस कारण से आप अनुक्रिया किए, यानी कि चल के किचन तक पहुंच गए, तो वो क्या हो गया, अनुक्रिया हो गया। तो सुगंध भी क्या है, उद्दीपन है। स्पर्श, आप सोए हुए थे, कोई टच किया, तुरंत आप क्रिया किए, जाग गए, तो ये भी क्या है, हम लोग का उद्दीपन है, इत्यादि। और बहुत सारा जो है उद्दीपन का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है अनुक्रिया, यानी कि रेस्पॉन्स। अभी आपको बताए कि उद्दीपन के कारण की गई क्रिया को ही अनुक्रिया कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, वो किचन से जो काफी बेहतरीन जो सुगंध आ रहा था, वो क्या है, वह उद्दीपन है, और जिस कारण से हम अनुक्रिया किए। कौन सा क्रिया किए, अनुक्रिया किए, यानी कि चल के किचन में चले गए, तो वो क्या हो गया, अनुक्रिया हो गया। सोए हुए थे, कान में कोई आके चिल्ला दिया कस के, जिस कारण से जाग गए, तो वो जागना क्या हो गया, जागना अनुक्रिया हो गया। तो उद्दीपन के कारण की गई क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वही दिया गया है, पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण
अगर कोई जीव कोई क्रिया करता है तो उसे अनुक्रिया कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे काफ़ी एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे गर्म वस्तु पर हाथ रखने पर हाथ पीछे खींच लेना। अब ये समझिए कि घर में मान के चलिए कोई बर्तन था, जो बर्तन काफ़ी गर्म था, ठीक है, और आपको मालूम नहीं है कि वो गर्म है। आप गए उस बर्तन को टच कर लिए, टच करते ही क्या किए, तुरंत अपना हाथ को पीछे खींच लिए। तो यानी कि वो गर्म बर्तन क्या है, उद्दीपन है, जिसको छूने के कारण से हम अनुक्रिया किए, यानी कि अपने हाथ को पीछे खींच लिए। तो यानी गर्म वस्तु गर्म वस्तु पे हाथ रखने पर क्या कर लेना कि हाथ को पीछे खींच लेना। तो ये पीछे खींचना क्या है, अनुक्रिया है, और ये गर्म वस्तु क्या है, उद्दीपन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है। तो हमें जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय भी पढ़ना है। उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है। तो आपको याद रखना है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार से हो सकता है। या तो पहला नंबर, या तो ये क्रिया तंत्रिका तंत्र के द्वारा हो सकता है, या तो ये क्रिया जो है अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार से हो सकता है। या तो ये क्रिया जो है हमारे शरीर में पाए जाने वाला तंत्रिका तंत्र कर सकता है, या तो ये क्रिया जो है हमारे शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी तंत्र जो है कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या है और अंतःस्रावी तंत्र जो है क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे तंत्रिका तंत्र क्या है, उसके बाद में समझेंगे कि अंतःस्रावी तंत्र क्या है। तो तंत्रिका तंत्र को समझने के लिए सिंपल सा आपको याद रखना है कि तंत्रिका तंत्र जो है तीन अंगों के मिलने से बनता है। एक मस्तिष्क के मिलने से बनता है, उसके बाद में दूसरा हम लोग का जो मेरुरज्जु है उसके मिलने से बना होता है, और इन सारे में जो है केवल आपको देखने को मिलता है तंत्रिका कोशिका का जाल। तो ये भी बोल सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका, मेरुरज्जु और मस्तिष्क, इन तीनों अंगों के मिलने से जो है हम लोग का तंत्रिका तंत्र जो है बनता है। तंत्रिका तंत्र ये जो है हमारे शरीर में पूरे शरीर में जाल की तरह बिछा होता है, और सूचनाओं को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कि अगर मेरे हाथ पे अगर कोई गर्म वस्तु गिरता है, तो ये गर्म वस्तु गिरने का सूचना जो है तंत्रिका तंत्र यहाँ से ऐसे लेकर आएगा, और जो है रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच निकलता है मेरुरज्जु, वहाँ लेके जाएगा, और फिर वहाँ से सूचना जो है ऐसे होते हुए मस्तिष्क तक आएगा, तब जाके जो है हमको उस गर्म वस्तु का जो है आभास होगा। ठीक है, तो वही दिया गया है कि तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका का बना हुआ एक जाल है। यानी कि तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, तंत्रिका तंत्र जो है तंत्रिका कोशिका का बना हुआ जाल है, जहाँ पे हमको देखने को मिलता है तंत्रिका कोशिका, उसके बाद में देखने को मिलता है मेरुरज्जु, और देखने को मिलता है मस्तिष्क। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब तंत्रिका तंत्र जो कार्य करता है, वो कार्य जो है तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया गया कार्य काफ़ी तेज होता है, काफ़ी स्पीड होता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र जो है सूचना को एक अंग से दूसरे अंग तक जो है विद्युत आवेग के रूप में ढोता है, और इसी कारण से तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया गया कार्य जो है काफ़ी स्पीड से होता है। ठीक है, जैसे कि आप मान के चलिए कि आप जो है कहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और आगे आके पीछे से आके कोई आपको अगर पतला सा अगर नोकीला पिन अगर चुभा देता है, तो आप काफ़ी तेज़ी से पीछे मुड़ के देखते हैं। तो ये काफ़ी जो क्रिया जो हुआ है काफ़ी तेज़ी से हुआ है। तेज़ी से इसीलिए हुआ है क्योंकि इस क्रिया को तंत्रिका तंत्र ने जो है किया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वही दिया गया है कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया गया कार्य काफ़ी तेज़ी होता है, काफ़ी तेज़ी से होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो तंत्रिका तंत्र सूचना को विद्युत आवेग के रूप में पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ये देख लीजिएगा। तो तंत्रिका तंत्र सूचना को किस रूप में पहुंचाता है, तंत्रिका तंत्र जो है सूचना को विद्युत आवेग के रूप में पहुंचाता है,
और सूचना को विद्युत आवेग के रूप में पहुंचाने के कारण से सूचना जो है काफ़ी तेजी से एक अंग से दूसरे अंग तक जो है जा पाती है। ठीक है, तो ये हो गया तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र में आपको शुरू में बता दिए थे कि तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका का बना हुआ एक क्या है, जाल है। चाहे वो मस्तिष्क में जाइए, मस्तिष्क में भी आपको ये तंत्रिका कोशिका देखने को मिलेगा, चाहे जाइए मेरुरज्जु में, वहाँ भी ये तंत्रिका कोशिका जो है देखने को मिलेगा, और पूरे शरीर में तो ये कोशिका फैला हुआ है ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो राउंड किया गया है, जो घेरा गया है, वह एक तंत्रिका कोशिका का चित्र है। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र का भाग है। ठीक है, तो ये है हम लोग का तंत्रिका तंत्र। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र क्या है। जिस प्रकार से अभी आपको बताया कि तंत्रिका तंत्र बहुत सारे अंगों के मिलने से बना है, उसी प्रकार से अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी जो है बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथि के मिलने से बना होगा। हम लोग का जो अंतःस्रावी जो तंत्र है वो बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के मिलने से बना होता है। और वो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करते हैं कि हार्मोन को बनाकर रक्त में छोड़ते हैं, और वो हार्मोन जो है रक्त में मिल जाता है और बहुत सारे क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर लिया जाए तो जब कोई नर 10-12 के उम्र में आता है तो धीरे धीरे उसके शरीर पे जो है मूछधारी आने लगता है। तो ये मूछधारी का आना, आवाज का भारी होना, लंबाई काफी स्पीड से बढ़ना, तो ये जो भी परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को करवाने वाला कौन है? अंतःस्रावी तंत्र है, जो बहुत सारे हार्मोन को बना के निकाल रहा है, जिस कारण से यह परिवर्तन हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया गया कार्य जो है काफी तेजी से हो रहा था। इसके विपरीत अगर यहाँ पे आगे देखेंगे तो अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किया गया कार्य तंत्रिका तंत्र की अपेक्षा क्या होगा? धीमा होगा। ठीक है, और ये सूचना को विद्युत आवेग के रूप में पहुंचाता है, और अंतःस्रावी तंत्र सूचना को जो है हार्मोन के रूप में पहुंचाता है। और हार्मोन को हम लोग रासायनिक दूत भी कहते हैं, क्योंकि ये केवल सूचना को लेके जाता है प्रत्येक अंगों तक। ठीक है, तो वही दिया गया है कि अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के मिलने से बनता है। यानी कि बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के मिलने से हम लोग का अंतःस्रावी तंत्र जो है बनता है। अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा की गई कार्य तंत्रिका तंत्र की अपेक्षा धीमी होती है। यानी जो हम लोग का अंतःस्रावी तंत्र जो कार्य करेगा, उसके द्वारा किया गया कार्य जो है तंत्रिका तंत्र की अपेक्षा क्या होगा? धीमा होगा, थोड़ा धीरे से होगा। क्योंकि अभी हमने ये जो परिवर्तन का बात किया कि दाढ़ी मूंछ आना, लंबाई बढ़ना, ये जो भी परिवर्तन हो रहा है, ये उतना तेजी से नहीं होता है, ये धीरे धीरे जो है परिवर्तन होता है। ठीक है, अच्छा, अब क्यों आवश्यकता है अंतःस्रावी तंत्र का? क्योंकि तंत्रिका तंत्र जो है हमारे पूरे शरीर में नहीं पाया जाता। तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर में पाए जाने वाले पूरे कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता। तो अगर प्रत्येक कोशिकाओं तक अगर सूचना को पहुंचाना है, तो उस समय तंत्रिका तंत्र ये कार्य को नहीं कर पाएगा। उस समय उस कार्य को जो है अंतःस्रावी तंत्र जो है करके दिखाएगा। ठीक है, तो वही दिया गया है कि जहां तंत्रिका तंत्र कार्य नहीं कर पाते, वहां अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन का निर्माण करते हैं और अनेक कार्यों को संपादित करते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया है कि जहां तंत्रिका तंत्र कार्य नहीं कर पाता, वहां पे क्या होता है कि अंतःस्रावी तंत्र में पाए जाने वाले हार्मोन क्या करते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि जो है बहुत सारे हार्मोनों का निर्माण करते हैं और बहुत सारे क्रियाओं को क्या करते हैं? बहुत सारे क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आइए अब मानव में पाया जाने वाला अंतःस्रावी तंत्र को देखते हैं। ठीक है, तो आप अपने डिस्प्ले पर अभी देख रहे हैं अंतःस्रावी तंत्र, और ये जो अंतःस्रावी तंत्र जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे नर में पाया जाने वाला अंतःस्रावी तंत्र और मादा में पाया जाने वाला अंतःस्रावी तंत्र, दोनों तंत्रों को जो है आपको दिखाया गया है। जैसे अभी हम थोड़ा अपना पेन जो है पतला कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे मस्तिष्क में यानी कि ब्रेन में हमको एक ग्रंथि देखने को मिलेगा, हाइपोथैलेमस। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाला हम लोग का जो है नर में पाया जाने वाला अंतःस्रावी तंत्र है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं वो जो है
मादा मादा में पाया जाने वाला अंतःस्रावी तंत्र है। तो हाइपोथैलेमस नर में भी होगा, मादा में भी होगा। कहाँ होगा? मस्तिष्क में देखने को मिलेगा। उसके बाद में पीनियल ग्रंथि, ये भी जो है नर मादा दोनों में देखने को मिलेगा। पीयूष ग्रंथि, ये भी मस्तिष्क में ही होगा, ये भी जो है नर मादा दोनों में देखने को मिलेगा। गर्दन में देखने को मिलेगा कौन चीज? पारा ऑटो ग्रंथि, ये भी नर मादा दोनों में है। ठीक है। थाइमस ग्रंथि थोड़ा गर्दन के नीचे होता है, ये भी नर मादा दोनों में देखने को मिलेगा। ऑटो ग्रंथि देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है जो आपको देखने को मिलेगा मादा के अंदर और नर के अंदर भी, और ये गर्दन में होगा। ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि पेट के थोड़ा सा नीचे, ये पीला रंग का जो ग्रंथि देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है? हम लोग का ऑटो ग्रंथि, क्या बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि है, जो नर और मादा दोनों में देखने को मिलेगा। उसके बाद में अधिवृक्क ग्रंथि, यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो आप किडनी देख रहे हैं, किडनी के ऊपर ये जो पीला रंग का जो आपको ग्रंथि दिखाई दे रहा है, यही क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि किडनी के ऊपर पाए जाने वाला ग्रंथि। ठीक है। तो ये जितना सारा जो आप ग्रंथि देखे हैं, ये ग्रंथि नर और मादा दोनों में पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ ग्रंथि ऐसे होते हैं जो नर में होते हैं तो मादा में नहीं, और मादा में होता है तो नर में नहीं। और यही क्या करता है कि नर एवं मादा में परिवर्तन को लाता है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वृष्ण, यहाँ पे आप वृष्ण देख रहे हैं, पीले पीले रंग का दो यहाँ पे फोटो बनाया गया है। तो यहाँ पे जो आप दो ग्रंथि देख रहे हैं जिसको हम लोग वृष्ण कहते हैं, और वृष्ण जो है नर में देखने को मिलता है, और इसी वृष्ण से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो नर को नर गुण देने का काम करता है, जो केवल आपको नर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है। वृष्ण जो है का आपको केवल नर में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि मादा के अंदर ये जो छोटा सा जो ग्रंथि आपको दो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अंडाशय ग्रंथि। और अंडाशय जो है मादा में देखने को मिलता है, और अंडाशय से ही अंडाणु बनता है, और उसके बाद में अंडाणु भी बनता है, और अंडाशय से जो है मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है, जो क्या करता है कि मादा को मादा गुण देने का काम करता है। ठीक है। तो ये है हम लोग का अंतःस्रावी तंत्र के अंदर पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि, जो बहुत सारे बदलाव को लाएंगे। ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी मुख्य रूप से इस चैप्टर का देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। धीरे धीरे जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरे चैप्टर को काफी बेहतरीन तरीका से नोट्स के साथ आपको जो है पढ़ाएंगे। ठीक है। और इतना निश्चित है कि वीडियो देखने के बाद आपको फिर दोबारा कोई वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ग्राही। ग्राही यानी कहने का अर्थ है रिसेप्टर। ग्राही के बिना कोई काम जो है संभव नहीं है। हमारे शरीर में पाए जाते हैं 5 ज्ञानेंद्रिया। नाक हो गया, जीभ हो गया, कान हो गया, त्वचा हो गया, आंख हो गया, है कि ना? ये सारे जो है ये सारे जो है क्या है, और आंख भी एक जो है ग्राही है, एक ज्ञानेंद्रिया है। तो ये 5 जो ज्ञान इंद्रियाएं हमारे पास होता है, और पांचों ज्ञान इंद्रियाएं क्या करता है कि अलग अलग सूचनाओं को ग्रहण करता है। जैसे कि आंख कार्य करता है प्रकाश के लिए, कान कार्य करता है ध्वनि के लिए, जीभ कार्य करता है रस के लिए यानी कि स्वाद के लिए, त्वचा कार्य करता है तापमान के लिए, स्पर्श के लिए। तो ये जो 5 जो अलग अलग ज्ञान इंद्रियाएं हैं, तो इन्हीं ज्ञान इंद्रियाओं के तंत्रिका कोशिका में हमको क्या देखने को मिलेगा? हमको देखने को मिलेगा ग्राही यानी कि रिसेप्टर, जो क्या करता है इन अलग अलग उद्दीपनों के लिए कार्य करता है। जैसे कि नाक के अंदर जो तंत्रिका कोशिका होगा, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? घ्राण ग्राही देखने को मिलेगा, जो क्या करेगा? सुगंध को जो है पता लगाएगा। ठीक है। आंख में एक ग्राही होगा, आंख में जो तंत्रिका कोशिका होंगे वहां पे आपको जो है प्रकाश ग्राही देखने को मिलेगा, जो क्या करता है कि प्रकाश का पता लगाता है। ठीक है। उसके बाद में कान में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? कान में देखने को मिलेगा श्रावण ग्राही, और ये श्रावण ग्राही क्या करेगा
कि ध्वनि को पता लगाएगा। तो जो कान में जो तंत्रिका कोशिका है उसके पास क्या होगा, उसके पास होगा श्रावणग्राही, जो ध्वनि का पता लगाएगा। ठीक है, उसके बाद में तापग्राही देखने को मिलेगा त्वचा में, और ये क्या करेगा कि तापमान का पता लगाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जब ठंडी का मौसम होता है और जब उस समय काफी तेज धूप निकलता है तो हम लोग को गर्मी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे त्वचा के नीचे जो है तापग्राही पाया जा रहा है, जो क्या कर रहा है, तापमान का पता लगा रहा है। उसके बाद में रस संवेदी ग्राही, तो रस संवेदी ग्राही कहाँ देखने को मिलेगा, रस संवेदी ग्राही देखने को मिलेगा जीभ में, और ये क्या करेगा कि अलग अलग भोजन में पाए जाने वाले स्वाद को पता लगाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ग्राही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राही हमको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको बता दिए है। ग्राही हमको देखने को मिलेगा हमारे जो 5 ज्ञान इंद्रियाएं हैं वहां देखने को मिलेगा, और वहां के तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे पर देखने को मिलेगा, जो अलग अलग प्रकार के उद्दीपन के लिए जो है कार्य करते हैं। नाम आपका डिस्प्ले पर है। घ्राणग्राही नाक में होगा, प्रकाशग्राही आंख में होगा, श्रावणग्राही कान में होगा, तापग्राही जो है त्वचा में होगा, और रस संवेदी ग्राही कहाँ होगा, जीभ में होगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा ग्राही के बारे में देखते हैं। तो लिखा गया है कि ग्राही संवेदी तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे हैं जो वातावरण में हो रहे बदलाव यानी कि उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे अब आपको समझना है कि संवेदी तंत्रिका क्या है, संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको तंत्रिका कोशिका दिखाई दे रहा है। तो कुछ ऐसे तंत्रिका कोशिका होते हैं जो सूचना को लेके जाते हैं, तो वैसे तंत्रिका कोशिका को जो है संवेदी तंत्रिका कोशिका कहेंगे। मान के चलिए कि ये हम लोग का हाथ है, तो यहाँ पे एक ऐसा तंत्रिका कोशिका इसके अंदर होगा जो सूचना को लेके जाएगा मस्तिष्क तक, ब्रेन तक। तो यही हम लोग का संवेदी तंत्रिका कोशिका। तो संवेदी तंत्रिका कोशिका की जो सिरे होते हैं यानी कि यहाँ पे आपको जो है बहुत सारा ग्राही देखने को मिलेगा जो अलग अलग सूचनाओं को लेकर मस्तिष्क तक जो है पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि ग्राही संवेदी तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे हैं जो वातावरण में हो रहे बदलाव यानी कि उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और दिया गया है कि अलग अलग प्रकार के ग्राही अलग अलग प्रकार के उद्दीपन के लिए कार्य करते हैं। अब मान के चलिए कि देखा जाए कि नाक में देखने को मिल रहा है, हम लोग नाक में देखने को मिल रहा है घ्राणग्राही। ठीक है, तो क्या नाक के पास ये ग्राही है जो सुगंध का पता लगाएगा। अगर हम कभी चाहेंगे कि नाक से हम सुन ले तो हम लोग नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि नाक में केवल घ्राणग्राही है, नाक में श्रावणग्राही नहीं है। अगर नाक में श्रावणग्राही होता तो हम लोग जो है सुन भी पाते। जीव में जो है केवल रस संवेदी ग्राही है जो रस का पता लगाएगा। अगर हम लोग चाहे कि जीव से हम लोग जो है प्रकाश का पता लगा ले तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वह ग्राही जो है उस अंग में देखने को नहीं मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि ग्राही हमारे ज्ञान इंद्रियाओं में पाया जाता है, और ज्ञान इंद्रियाएं होते हैं 5, जिनका नाम जो है आपको हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो दिया गया है कि मानव में 5 प्रकार के ज्ञान इंद्रियाएं पाए जाते हैं। इन्हीं ज्ञान इंद्रियाओं में अलग अलग प्रकार के ग्राही पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार के सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वही ये जो पांचों हम लोग ज्ञान ये जो पांचों हम लोग ग्राही देख रहे हैं, ये पांचों ग्राही क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के ज्ञान इंद्रियाओं में देखने को मिलेगा जो अलग अलग प्रकार के सूचना यानी कि उद्दीपन के लिए कार्य करेगा। और ग्राही जब आगे पढ़िएगा तो ग्राही हमारे प्रत्येक कोशिका पे भी होता है जो अलग अलग सूचनाओं यानी अलग अलग रसायनों या अलग अलग हार्मोनों के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये जो है हायर क्लास का बात है, हम लोग हायर क्लास में ये सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के बारे में।
जिसके जिसके मिलने से ही जो है तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अगर बिना तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़े हुए, अगर बिना तंत्रिका कोशिका के बिना जाने हुए अगर आगे हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें जो है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम लोग तंत्रिका कोशिका यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन, उसके बारे में पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तंत्रिका कोशिका, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप एक कोशिका देख रहे हैं जो एनसीईआरटी के बुक से लिया गया एक डायग्राम है, और यही हम लोग का क्या है, यही है हम लोग का तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो यही तंत्रिका कोशिका जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सूचना को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने के लिए। तो आइए इसी के बारे में जानते हैं। तो जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है अपने माँ के गर्भाशय में, तो जन्म के समय ही उसके शरीर में जितना तंत्रिका कोशिका बनने वाला होता है वो सब बन जाता है, और आगे जाके बड़ा होने पर जो है ये तंत्रिका कोशिका नहीं बनता। अगर ये तंत्रिका कोशिका अगर एक बार क्षतिग्रस्त हो जाए, अगर नष्ट हो जाए, तो ये दोबारा जो है ये नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसीलिए ये कोशिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो केवल जीवन में एक बार देखने को मिलता है। और तंत्रिका कोशिका के अंदर नहीं होता है विभाजन, यानी कि एक तंत्रिका कोशिका चाहे, ये तंत्रिका कोशिका का चाहे कि हम टूट के हम हमारे जैसा ही दो तंत्रिका कोशिका बना दे, तो ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं बना पाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक बात और जानना है कि जो तंत्रिका कोशिका जो होता है वो मानव में पाए जाने वाले सबसे लंबा कोशिका क्या है, सबसे लंबा है हम लोग का तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका क्या करता है कि सूचना को विद्युत आवेग में एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य जो है करता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, तो वही दिया गया है कि तंत्रिका तंत्र का सनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड के एग्जाम में ये जो है आपको पूछ दिया जाएगा। जो अभी आपको बताए हैं कि तंत्रिका तंत्र कैसे बनता है, तंत्रिका कोशिका के मिलने से ही बनता है, तंत्रिका तंत्र का ही जाल है। मस्तिष्क के अंदर भी कुछ नहीं है, केवल तंत्रिका कोशिका ही भरा हुआ है अधिकांश। उसके बाद में मेरुरज्जु, उसके अंदर भी तंत्रिका कोशिका ही है। तो तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या हो जाएगा हम लोग का, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि तंत्रिका तंत्र की सनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में दिया गया है कि तंत्रिका कोशिका के मिलने से ही तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। इसके पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र कुछ नहीं है, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका का बना हुआ एक जाल है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखेंगे तो दिया गया है तंत्रिका कोशिका सूचना को एक अंग से तंत्रिका तंत्र सूचना को एक अंग से दूसरे अंग तक ढोने का काम करता है। मान के चलिए कि अभी ये मेरा हाथ है, यहाँ से ये कट गया, तो ये कटने का सूचना हमारे मस्तिष्क तक जो पहुंचाएगा वो क्या है, वो मेरा तंत्रिका कोशिका ही है। अगर तंत्रिका कोशिका अगर सही से कार्य नहीं करेगा तो ये उंगली भी कट जाएगा, और हमको जो है सूचना भी जो है यहाँ तक मस्तिष्क तक जो है मालूम ही नहीं चलेगा। तो समझिए कैसा होगा, हम लोग का बहुत सारा अंग जो है ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तो क्या करता है कि तंत्रिका तंत्र सूचना को एक अंग से दूसरे अंग तक जो है पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद दिया गया कि तंत्रिका कोशिका कभी विभाजन नहीं करते, तंत्रिका कोशिका में कभी विभाजन नहीं होते। ये लाइन थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, यानी इसका अर्थ यही है कि तंत्रिका कोशिका जो है कभी भी विभाजित नहीं करता, यानी कि एक तंत्रिका कोशिका बट के
तंत्रिका कोशिका कभी नहीं बनेगा। ये जन्म से पहले ये हमारे शरीर में जितना बनने वाला होता है उतना बन जाता है। ठीक है, आगे दिया गया है तंत्रिका कोशिका सूचना को विद्युत आवेग के रूप में ढोता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूचना को ये इलेक्ट्रिक इंपल्स यानी कि आवेश यानी चार्ज के रूप में ढोता है। इसीलिए सूचना जो है काफी स्पीड से एक अंग से जो है दूसरे अंग तक जो है पहुंच पाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर की होती है। सारे तंत्रिका कोशिका का लंबाई 1 मीटर का नहीं होता। ऐसा तंत्रिका कोशिका जो हमारे कमर से लेकर और हमारा जो पैर का जो उंगली है वहां तक जाता है, तो वैसे तंत्रिका कोशिका का लंबाई होता है 1 मीटर। और शायद ऊंट में तंत्रिका कोशिका का एक ऐसा तंत्रिका कोशिका है जिसका लंबाई 2 मीटर का भी होता है। तो आपको याद रखना है कि तंत्रिका कोशिका वह कोशिका जिसका लंबाई कितना मीटर, 1 मीटर। सबसे लंबा कोशिका कौन सा कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए तंत्रिका कोशिका के बारे में डिटेल्स में देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका के कौन कौन से भाग है और कौन कौन से भाग का जो है कार्य कौन कौन सा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हैं ये आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया फोटो है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है ये फोटो जो है सही तरीका से देखना है और प्रत्येक का नाम देखना है और उसका कार्य को भी समझना है। तो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन, इसके 4 भाग है। आपको याद रखना है। पहला है द्रुमिका, दूसरा है कोशिका काय, तीसरा है हम लोग का केंद्रक और चौथा है हम लोग का तंत्रिकाक्ष। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सा आपको याद रखना है कि तंत्रिका कोशिका के 4 भाग होते हैं। पहला है द्रुमिका, दूसरा है कोशिका काय, तीसरा है हम लोग का केंद्रक, चौथा है हम लोग का तंत्रिकाक्ष। और कभी कभी बहुत सारे बुक में इसको ऐसे भी लिखा गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग देख रहे हैं उसको केवल सेल बॉडी बोल दिया गया और इसको जो है एक्सॉन कर दिया गया। तो वैसे बुक में तंत्रिका कोशिका को 2 भाग में ही बांटा गया है, लेकिन उतना हम लोग जो है उसको भारी नहीं बनाने वाले हैं, सिंपल में देख के चलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं धागे जैसी संरचना आपको दिखाई दे रहा है। जो तंत्रिका कोशिका में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो धागे जैसी संरचना जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये जो संरचना है इसका नाम क्या है, इसका नाम है हम लोग का द्रुमिका। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हम लोग का द्रुमिका है। ठीक है, उसके बाद में द्रुमिका जो अंदर यहाँ पे जो पूरा जो रंगा हुआ है, जो हल्का ब्राउन कलर का जो आपको दिखाया गया है रंग के, तो यहाँ पे ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब हम लोग का कोशिका काय है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला जो भाग है हम लोग का क्या है, ये वाला भाग हम लोग का ये वाला नहीं, ये तो केंद्रक हो जाएगा। केंद्रक के बगल में जो ये देख रहे हैं ये वाला क्या है, कोशिका काय है। और यहाँ पे नाम भी जो है लिख ही दिया है। ठीक है, तो ये वाला भाग हम लोग का कोशिका काय है, ये वाला भाग क्या है, हम लोग का द्रुमिका है। उसके बाद में द्रुमिका और कोशिका काय के अंदर बीच में एक गोला संरचना आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये हम लोग का है केंद्रक है। ठीक है, उसके बाद में आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देख रहे हैं संरचना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है तंत्रिकाक्ष, यानी कि इसको इंग्लिश में एक्सॉन कहते हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, तंत्रिका कोशिका का सबसे अंतिम सिरा है जिसका काफी महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है ना, तो ये है तंत्रिका कोशिका और उसके भाग और उसके नाम क्या है, द्रुमिका है। एक बार फिर से देखते हैं फिर से। ये वाला हम लोग का क्या है, द्रुमिका है। ये वाला हम लोग का द्रुमिका है, ये वाला ये वाला हम लोग का द्रुमिका है जो निकला हुआ है धागे जैसा। बीच में जो देख रहे हैं ये हम लोग का केंद्रक है। उसके बाद में यहाँ पे चारों बगल जो देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है, हम लोग का कोशिका का है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक लंबी आपको दिखाई दे रहा है नलिका लेखन भाग जो है वो हम लोग का तंत्रिकाक्ष है। और यहाँ पे लास्ट वाला जो भाग है ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है तंत्रिका कोशिका के
अंतिम सिरा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कत जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में अगर इसका नाम देखा जाए तो द्रुमिका को बोलते हैं डेंड्राइट्स, कोशिका काय को बोलते हैं साइटोन, केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस, और तंत्रिकाक्ष को क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष को बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब आगे देखते हैं तंत्रिका कोशिका के कार्य, यानी कि तंत्रिका कोशिका का कार्य नहीं बोलेंगे, तंत्रिका कोशिका किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से ये सूचना को लेता है और सूचना को लेने के बाद सूचना को किस प्रकार से आगे पहुंचाता है, हमको जो है यही देखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है फिर से पीछे वाले जो डायग्राम है वहाँ जाएंगे और इसको थोड़ा सा जो है हम लोग जूम कर लेंगे, लेकिन जूम नहीं हो रहा है, तो हम लोग जो है इसी से काम चलाने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे कार्य करेगा, किस प्रकार से सूचना को विद्युत आवेग के रूप में परिवर्तित करेगा, हम लोग यही देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कौन सी, द्रुमिका। तो द्रुमिका में कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं द्रुमिका, इस द्रुमिका में जो है कुछ इस प्रकार से बहुत सारा ग्राही लगा होता है। ग्राही आपको हम बता दिए, ग्राही सूचनाओं को प्राप्त करता है। तो ये द्रुमिका क्या करेगा कि सूचना को प्राप्त करेगा, ठीक है। वो सूचना कुछ का हो सकता है, वो सूचना पिटाई का हो सकता है, वो सूचना चोट का हो सकता है, वो जो सूचना है वो खुजली का हो सकता है, कुछ का भी हो सकता है। तो क्या करेगा, सबसे नंबर वन में क्या होगा, सबसे नंबर वन में क्या होगा कि द्रुमिका सूचना को लेगा, ठीक है। और सूचना को लेने में सहायता कौन करेगा, ग्राही करेगा, ठीक है। और ये द्रुमिका सूचना को लेकर यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वाला भाग, यानी कि कोशिका काय क्या करता है कि सूचना को लेकर द्रुमिका क्या करता है कि कोशिका काय को सूचना दे देता है, ठीक है। और ये जो कोशिका काय क्या करता है, ये कोशिका काय क्या करता है कि जो सूचना जो प्राप्त हुआ है उस सूचना को विद्युत आवेग के रूप में परिवर्तित कर देता है। विद्युत आवेग के रूप में इसीलिए करता है परिवर्तित, ताकि सूचना जो है काफी तेजी से जो है जा सके। तो सूचना को विद्युत आवेग में कौन करेगा परिवर्तित, कोशिका काय करेगा, ठीक है। अब जब सूचना विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है तो उस सूचना को ढोकर, यानी कि उस सूचना को लेकर आगे जो पहुंचाने का काम करेगा हम लोग का, कौन करेगा, तंत्रिकाक्ष करेगा। यानी तंत्रिकाक्ष क्या करता है कि कोशिका काय से प्राप्त की गई सूचना को दूसरे तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक बात और याद रखना है कि तंत्रिका कोशिका का चित्र एग्जाम में जो है 5 नंबर का आता है, और ये 5 नंबर काफी मायने रखता है आपके एग्जाम के लिए। 5 नंबर से कुछ भी हो सकता है, तो आपको तंत्रिका कोशिका का जो है चित्र बनाना जो है आपको आना चाहिए। और आप जो है हमारे चैनल पर जाके आप जो है यूट्यूब पर टाइप करिएगा कि तंत्रिका कोशिका का चित्र राहुल बायो, तो ऐसे टाइप करने से जो है तंत्रिका कोशिका का चित्र चला आएगा। वहां से आप जो है चित्र को डाउनलोड कर सकते हैं या चित्र को देख सकते हैं, और वहीं पे आपको चित्र का एक पीडीएफ भी मिलेगा, और एक ही वीडियो में आप इससे भी बेहतर चित्र जो है बना सकते हैं, जो आपको एग्जाम में 5 नंबर जो है दिला सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। द्रुमिका सूचना को लेता है, ठीक है, और देता है किसको, कोशिका काय को। कोशिका काय क्या करता है, सूचना को विद्युत आवेग के रूप में कर देता है परिवर्तित। उसके बाद में जो सूचना विद्युत आवेग में हो गया है परिवर्तित, उसको आगे ढोने का काम कौन करता है, तंत्रिकाक्ष करता है। तंत्रिकाक्ष सूचना को ढोकर आगे ले जाता है और दूसरे तंत्रिका कोशिका को दे देता है, और इसी प्रकार से क्या होता है कि सूचना आगे की तरफ बढ़ते रहता है, और लास्ट में जो है सूचना जो है मस्तिष्क तक जो है वो चला आता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब किस प्रकार से तंत्रिका कोशिका सूचना को विद्युत आवेग में परिवर्तित करता है, वही यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। दिया गया है कि द्रुमिका कोशिका काय से निकली पतले धागे जैसी संरचना है जो सूचना को ग्रहण करती है। यहाँ पे देखिए द्रुमिका यहाँ पे दिया गया है, ये क्या करता है कि सूचना को ग्रहण करता है। ये सूचना जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो क्या करता है, सूचना प्राप्त कौन करता है, सूचना प्राप्त करता है द्रुमिका। ठीक है, तो वहीं पे आगे दिया गया है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो क्या यहाँ पे दिया गया है, सूचना क्या बोलते हैं कि पतले धागे की संरचना है जो सूचना को ग्रहण करती है और सूचना को ग्रहण करके कोशिका काय को देती है। अभी बताए थे यहाँ पे जो आप लोगों को कोशिका काय जो दिखाई दे रहा है ये, इसको क्या करेगा कि सूचना दे देगा। कौन दे देगा, द्रुमिका दे देगा। उसके बाद में आपको बताया है कि कोशिका काय सूचना को क्या करता है, विद्युत आवेग के रूप में कर देता है परिवर्तित। तो वही दिया गया है यहाँ पे कि कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेग में परिवर्तित कर देती है। काहे करती है, ताकि सूचना जो है काफी स्पीड से जो है आगे की तरफ जो है जा सके, वहीं पे दिया गया है। और सूचना को तंत्रिकाक्ष को दे देती है, यहाँ पे लिखा गया है, एक बार फिर से हम इसको हटाते हैं। तंत्रिका कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेग में परिवर्तित करती है और सूचना को तंत्रिकाक्ष को दे देती है। यानी कि ये सूचना को जो है क्या किया, विद्युत आवेग के रूप में कर दिया परिवर्तित और सूचना को दे दिया तंत्रिकाक्ष को कि तंत्रिकाक्ष ये सूचना लो और इसको आगे लेके जाओ, आगे कोई अंग को दे दो या आगे तंत्रिका कोशिका को दे दो। उसके बाद लिखा गया है कि तंत्रिकाक्ष सूचना को कोशिका काय से लेकर दूसरे न्यूरॉन को देने का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो देख रहे हैं तंत्रिकाक्ष, ये क्या किया है, कोशिका काय से सूचना को लिया है और ये क्या करेगा, इसके आगे एक और तंत्रिका कोशिका होगा, उसको सूचना जो है ले दे देगा। और इसी प्रकार से अलग अलग तंत्रिका कोशिका जो है सूचना को आगे पहुंचाते रहेंगे और सूचना जो है मस्तिष्क तक जो है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, ये सब कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी जो हम लोग जो तंत्रिका कोशिका का जो चित्र देखे वो जो है बिल्कुल आसान वाला चित्र था, लेकिन अभी थोड़ा सा उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा जो है हार्ड देखेंगे हम लोग। हार्ड तो कुछ होता नहीं है कि ना। तो यहाँ से कुछ अंग का नाम उस तंत्रिका कोशिका में नहीं दिया है, तो उससे थोड़ा सा अच्छा जो है, थोड़ा सा अधिक नॉलेज वाला जो है हम लोग देखते हैं तंत्रिका कोशिका, जो क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी जीव विज्ञान बुक से लिया गया तंत्रिका कोशिका का चित्र, जिसमें क्या है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बढ़ गया है उस तंत्रिका कोशिका के अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप लोग ये समझ रहे हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, द्रुमिका कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, द्रुमाक्ष इसको कहा गया है द्रुमिका को, जो क्या है पतला धागा जैसा संरचना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए कोशिका काय के अंदर जो आप देख रहे हैं लाल लाल रंग का छोटा छोटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लाल लाल रंग का छोटे छोटे दाने जैसी संरचना कोशिका काय के अंदर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेजल ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं, नेजल ग्रेन्यूल्स। देखिए इस फोटो में यहाँ पे कुछ भी दाना नहीं है, यहाँ पे देखिए इस फोटो में दाना जैसा नहीं है, लेकिन इस फोटो में कोशिका काय के अंदर जो है चारों बगल दाना दाना जैसा जो है बना के दिखाया गया है। ठीक है, तो उसके बाद में ये तो आप समझ रहे हैं कोशिका काय समझ रहे हैं। उसके बाद में बीच में है केंद्रक, जो पूरे तंत्रिका कोशिका के कार्य को ही नियंत्रित करता है। केंद्रक क्या होता है कि तंत्रिका जो है कोशिका है उसका बॉस है। श्वान कोशिका जो है आपको इसके पहले वाला जो है तंत्रिका कोशिका में नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पे आप श्वान कोशिका को देख सकते हैं और नाम नहीं दिया है लेकिन फोटो जरूर है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो कोशिका जो बनाया गया है तंत्रिकाक्ष के अंदर, ये जो आप देख रहे हैं कोशिका 3 लंबा लंबा कोशिका है, यही क्या है, यही हम लोग का श्वान कोशिका है। ठीक है, और इस श्वान कोशिका को जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए यह एक श्वान कोशिका है, 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 यह एक श्वान कोशिका है। तो ये सारे क्या है, श्वान कोशिका है। ठीक है, उसके बाद में ये समझ रहे हैं तंत्रिकाक्ष यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबा जो एक संरचना है जो बहुत सारे श्वान कोशिका के मिलने से बना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि माइलिन आवरण।
तो यहाँ पे ये जो कुछ इस प्रकार से जो आप लोगों को श्वान कोशिका दिखाई दे रहा है और इसके अंदर काला एक जो संरचना है ये केंद्रक है। तो यह एक श्वान कोशिका है। ये क्या है? एक श्वान कोशिका है। तो इस श्वान कोशिका के ऊपर यहाँ पे आप लोग को हम बना के दिखा रहे हैं। तो इस श्वान कोशिका के ऊपर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ध्यान से, चारों बगल एक पतला सा जो है लिपिड का आवरण होगा, वसा का आवरण होगा और इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं? माइलिन आवरण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? माइलिन आवरण। ठीक है। उसके बाद में नीचे आप देख रहे हैं रेनवियर के नोड। ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो आप एक तंत्रिका कोशिका का जो है नीचे जो श्वान कोशिका है, इस श्वान कोशिका के नीचे ध्यान से देखिए कि एक और श्वान कोशिका है। ठीक है। और इन दोनों श्वान कोशिका के बीच में यहाँ पे जो खाली स्थान है, इसी को क्या कहा गया है? इसी को कहा गया है रेनवियर के नोड। ठीक है। ये भी आप लोग को तंत्रिका कोशिका में देखने को मिलेगा और ये तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा है, ये आप देख ही चुके हैं। और सिनेप्टिक पुटिकाएं ये हम लोग आगे जो है देखने वाले हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से तंत्रिका कोशिका जो है हम लोग का इस वीडियो में जो है पूरा कंप्लीट हो गया। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, वीडियो को डालने में भी काफ़ी समस्या आता है क्योंकि हम जो है अपने जो भी वीडियो है उसको मोबाइल से ही शूट करते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर का। आप जो है क्या करिएगा कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ से जिस नोट्स को आपको पढ़ाया गया है उसको आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको टाइम पे मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।